हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग एनवीएस और केवीएस के टायर 2 एग्जामिनेशन के विषय हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले जो लोग भी नए जुड़े हैं उन्हें इन परीक्षाओं के पैटर्न के बारे में बता दूं। जो टायर 2 एग्ज़ाम होगा वो कुल 70 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपकी 60 ऑब्जेक्टिव और 10 डिस्क्रिप्टिव होंगे। जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, अर्थात 60 हो जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव 4 मार्क्स के होंगे, 40, तो टोटल 100 मार्क्स का होगा। नेगेटिव ऑब्जेक्टिव पे होंगे, अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते क्वेश्चन पे। हमने पिछले वीडियो में जो 2 क्वेश्चन था, गोस्वामी तुलसीदास की लोक मंगल की अवधारणा को रामचरितमानस के आधार पर स्पष्ट कीजिए, और प्रश्न संख्या 2, हिंदी खड़ी बोली के परिमार्जन और विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी पत्रिका सरस्वती के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न दोनों को पिछले वीडियो में हमने कर लिया था। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को करेंगे। तो ये थे जो पिछले वीडियो में किए गए प्रश्न थे, आप इसे देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 से, जो कि है, काव्य में ओज और माधुर्य गुण के अंतर को सौदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न है, इसको आज हम लोग करेंगे। प्रश्न पूछा गया क्या, काव्य में ओज और माधुर्य गुण के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिचय क्या है, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण किसे कहते हैं? जो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वाले धर्म होते हैं उसे काव्य गुण कहते हैं। ओज और माधुर्य काव्य के प्रमुख गुण हैं, जिनमें मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। जो ओज और माधुर्य में जो अंतर है उससे हम लोग तालिका के रूप में देखते हैं। अंतर क्या है? सबसे पहले अंतर के आधार को देखते हैं कि ओज का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है तेज या दीप्ति, और वहीं माधुर्य गुण का क्या होता है? इसका अर्थ होता है मिठास या कोमलता, हृदय पर प्रभाव। ओज गुण में क्या होता है? जो ये चित्त मन पर विस्तार और उत्तेजना पैदा करता है। जब आपके यहाँ ओज आते हैं तो आपका विस्तार होता है मन। माधुर्य गुण में क्या होता है? यह चित्त मन को द्रवित, पिघलाकर और आह्लादित करता है। संबंधित रस के रूप में देखते हैं। ओज गुण में क्या होता है? मुख्य रूप से वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रस होते हैं ओज गुण में, जबकि माधुर्य गुण में श्रृंगार, करुण और शांत रस। वर्णों का उपयोग देखते हैं। ओज गुण में क्या होता है? ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ संयुक्त वर्ण और कठोर ध्वनियों की प्रधानता होती है। वहीं माधुर्य गुण में ट वर्ग वर्जित है, जबकि कोमल वर्णों जैसे न, म, य, र, ल और अनुनासिकों का प्रयोग होता है। समासशैली ओज गुण में कैसा होता है? इसमें लंबे समासिक पद, दीर्घ समास पाए जाते हैं। वहीं माधुर्य गुण में अल्प समास या समास का पूर्ण अभाव होता है। उदाहरण से देखते हैं। ओज गुण का उदाहरण देखते क्या है, कि हाथ में घाव, पाँव में विवाई, हृदय में मुख पर मुस्कान लिए वह वीर सिपाही खड़ा रहा, सीमाओं पर सीना तान किए। यहाँ सिपाही की जो वीरता का बखान किया जा रहा है, तो इसमें ओज गुण दिखाया जा रहा है। यहाँ शब्दों के उच्चारण में कर्कशता और जोश है, जो पाठक के मन में वीरता का संचार करता था। यहाँ कौन सा गुण है? तो ये ओज गुण है, क्योंकि यहाँ वीरता की बात हो रही है। वहीं माधुर्य गुण का उदाहरण देखते हैं। कंकन किनकी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन संराम हृदय गुनी। ये किसकी पंक्ति? तुलसीदास की। इन पंक्तियों में क, न, म जैसे कोमल वर्णों का प्रयोग हुआ है, और यह कानों को सुनने में अत्यंत मधुर लग रही है। तो यहाँ कौन सा गुण हो गया? माधुर्य गुण। तो हम लोग इसके निष्कर्ष से देखते हैं क्या, कि जहाँ ओज गुण पाठक को क्या करता है? उत्साहित और सक्रिय करता है, जोश से भर देता है। वहीं माधुर्य गुण पाठक के मन को शांति और प्रेम के रस में भिगो देता है। ये थे ओज और माधुर्य गुण में अंतर, आपने देख लिया। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता जीवन के यथार्थ और लघु मानव की प्रतिष्ठा का काव्य है। इस कथन के आलोक में नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप सभी से अनुरोध के प्रश्नों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, ताकि आप प्रश्न में जो पूछेगा उसके अनुरूप आप उत्तर दे सकें। तो प्रश्न पूछा गया कि नई कविता जीवन के यथार्थ और लघु मानव की प्रतिष्ठा का काव्य है। इस कथन के आलोक में नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हम लोग इसके भूमिका या परिचय को देखते हैं, कि नई कविता हिंदी साहित्य की आधुनिक काव्य धारा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई। इस काव्य धारा ने परंपरागत आदर्शवाद और कल्पनाश्रित दृष्टिकोण को त्याग कर
यथार्थ जीवन और सामान्य मानव को केंद्र में स्थापित किया। जो परंपरागत कवि जो थी, जिसमें आदर्शवाद और कल्पना की बातें होती थी, उसको त्याग कर क्या हुआ, तो यथार्थ जीवन और सामान्य मनुष्य को केंद्र में स्थापित किया। इसलिए इसे जीवन के यथार्थ और लघु मानव की प्रतिष्ठा का काव्य कहा जाता है। हम लोग जिसकी जो प्रमुख विशेषता है, यही इसकी दो प्रमुख विशेषताओं का ही वर्णन कर देते हैं। क्या कि जीवन के यथार्थ का सशक्त चित्रण। तो नई कविता में जीवन को उसके वास्तविक और यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य बिंदु देखते हैं कौन कौन से। जीवन की कटु सच्चाई को इसमें दिखाया गया। क्या? अकेलापन, संघर्ष, बेरोजगारी, शहरी तनाव आदि का चित्रण। आदर्शवाद और कल्पना का अभाव है। इसमें क्या है कि आदर्शवाद जो कल्पना उसका अभाव है। यथार्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति, यथार्थ को खुलकर बताया गया है। ब्राह्मण के साथ आंतरिक यथार्थ का भी चित्रण, जो हमारे मानसिक है उसका भी चित्रण किया गया है। उदाहरण देखते हैं। अज्ञे की कविताओं में आधुनिक जीवन की अस्तित्वगत समस्या दिखाई देती है। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में सामाजिक और बौद्धिक संकट का यथार्थ चित्रण है। अतः नई कविता जीवन को जैसा है वैसा प्रस्तुत करती है। वो एक आदर्श दुनिया आपको नहीं दिखाती कि हर कुछ अच्छा हो जाएगा। जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही है उसे ही वैसा ही प्रस्तुत पाठक के सामने करती है। अगला इसकी विशेषता क्या है कि लघु मानव की प्रतिष्ठा। नई कविता की दूसरी प्रमुख विशेषता है साधारण व्यक्ति को काव्य का केंद्र बनाना। इसकी क्या विशेषता है कि जो साधारण व्यक्ति को काव्य का केंद्र बिंदु उसे बना देना, उसके बारे में बातें करना। हम लोग इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। क्या? लघु मानव से आज से समानता संघर्षशील व्यक्ति, अर्थात जो मजदूर, कलर, किसान आदि, उसकी बातें करता है ये काव्य। ये नहीं कि कोई राजा महाराजा कुलीन लोगों की बात नहीं, बल्कि सम्मान वर्ग, संघर्षशील व्यक्ति, मजदूर, कलर, किसान आदि की बात करता है। इस काव्य धारा में पहली बार आम आदमी को नायक प्रदान किया गया है। मीन्स जो आम आदमी उसको नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसकी पीड़ा, संघर्ष और मानवीय गरिमा को महत्व दिया गया। जो उसका पीड़ा, कष्ट और उसकी जो गरिमा है उसको महत्व दिया गया। उदाहरण देखते हैं। रघुवर साहे की कविता में आम आदमी की विवश स्थिति का चित्रण मिलता है। धूमिल की मोची राम में एक साधारण मोची के माध्यम से सामाजिक विषमता को उजागर किया है। इससे स्पष्ट है कि नई कविता साधारण मनुष्य की प्रतिष्ठा स्थापित करता है, अर्थात ये साधारण मनुष्य को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत करता है, उसे प्रतिष्ठा देती है, समाज में सम्मान दिलवाता है। वो लोग निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार नई कविता न केवल जीवन के यथार्थ को, जो हमारी यथार्थ है, संघर्ष है, उसको निर्भीकता से प्रस्तुत किया, बल्कि लघु मानव को काव्य का केंद्र बनाकर उसकी गरिमा को स्थापित किया। इसलिए यह आधुनिक जीवन का सच्चा और प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। नई कविता में क्या है कि जो आपके संघर्ष है उसको ही अपनी रचना का हिस्सा बनाते हैं। उसमें कोई आदर्शवाद स्थिति नहीं बताते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करते हुए दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न को फिर से पढ़िए। प्रश्न क्या करे कि भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करते हुए दोनों के एक एक उदाहरण लिखना है आपको। तो देखते हैं क्या है कि भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के बीच के सूक्ष्म अंतर को नीचे व्यवस्थित रूप से स्पष्ट किया गया, जो हम लोग टेबल बनाकर इसके अंतर को दिखा रहे हैं। सबसे पहले आधार देखते क्या, उसकी मूल स्थिति देखते हैं। संदेह अलंकार में क्या होता है, इसमें उपमेय और उपमान के बीच अनिश्चितता बनी रहती है। जो उपमेय और उपमान उसके बीच क्या होता है, अनिश्चितता रहती है, संदेह रहता है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि इसमें उपमेय को गलती से उपमान मान लिया जाता है। निर्णय देखते हैं। अंत तक कोई निर्णय नहीं हो पाता है कि वस्तु अ है या ब है। इसमें हमेशा संदेह रहता है कि किस वस्तु की बात हो रही है। वहीं भ्रम बस गलत निर्णय ले लिया जाता है। भ्रांतिमान में क्या होता है, निर्णय गलत लिया जाता है और उसी के अनुसार क्रिया होती है। पहचान कैसे करेंगे संदेह अलंकार का, इसमें अ या अथवा, की, केंद्र जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। वहीं भ्रांतिमान में इसमें समुझ, जानी, भ्रम, मानी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। संदेह अलंकार का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जहाँ रूप, गुण, रंग या की समानता के कारण उपमेय में उपमान का संशय बना रहे और अंत तक स्थिति स्पष्ट ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। यहाँ स्पष्टीकरण क्या है कि यहाँ द्रौपदी के चीरहरण के समय यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि इस सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी। संदेह क्या है, अंत तक बना हुआ। तो यह कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। भ्रांतिमान में क्या है, परिभाषा देखते हैं। जहाँ सादृश्य समानता के कारण उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, अर्थात एक वस्तु को बिल्कुल दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान होता है। उदाहरण देखते हैं।
नाक का मोती अधर की कांति से, बिच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन सुख यह कौन है। अर्थात क्या हुआ, यहाँ नाक के मोती को अनार का दाना और नाक को तोता समझकर दूसरा तोता भ्रमित हो गया है। उसने संदेह नहीं किया बल्कि उसे सच मान लिया है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। बोलो निष्कर्ष देखते हैं। संदेह में यह है या वह की स्थिति होती है, जबकि भ्रांतिमान में यह वही है मानकर गलती कर दी जाती है। तो ये थे आपके संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर। तो आपके सामने हमने आज 3 प्रश्न का उत्तर लेखन कर लिया है। कुल 5 प्रश्न बचे हुए हैं, उनको अगले वीडियो में पूरा कर लिया जाएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।